आप कई बार डिसीजन गलत नहीं लेते हो, आप रिसर्च कम करते हो और यही गलती कई लोग 2026 में कर चुके हैं, पर आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अगर अब्रॉड में स्टडी, वर्क और सेटलमेंट का ऑप्शन कभी भी देखना है तो आपको अब अपनी जो आंखें हैं वो ज़्यादा खुली करनी पड़ेगी। अगर आपको 2026 में स्टडी, वर्क एंड सेटल अब्रॉड के लिए आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर करना पड़ेगा, रिसर्च इन डेप्थ करना पड़ेगा। 2026 में या तो आगे आने वाले सालों में सबसे बड़ी गलती क्या होगी पता है? अब्रॉड में जाके फेल हो जाना वो नहीं, बट यहाँ से ही गलत कंट्री चूज़ करना, अपने गोल को अलाइन नहीं किया और गलत कंट्री चूज़ कर ली। काफ़ी बच्चे या तो पेरेंट्स इसी वजह से कंफ्यूज हैं कि वो अब अब्रॉड की कंट्रीज़ को अपने रिलेटिव से या तो फ्रेंड सर्कल से या अपने पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं, जबकि 2026 में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। हर कंट्री ने अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के हिसाब से, अपने इन्फ्लेशन के हिसाब से, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, कम्युनिटी या तो पब्लिक सर्विस के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं। लेबर मार्केट की डिमांड भी चेंज हो चुकी है, सिनेरियो भी चेंज हो चुका है। आपको आपके प्रोफाइल के ऊपर कौन सी कंट्री अब्रॉड में सूटेबल होगी, उसके लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली ऐसे काम लगेंगे जिससे आप अपने डिसीजन को क्लैरिटी के साथ और मोर डिटेल रिसर्च के साथ प्रूव कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड की ऐसी टॉप कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे आपको अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कौन से प्रोफाइल के ऊपर जाना चाहिए। हम वन बाय वन हर कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपको अपनी प्रोफाइल का असेसमेंट जब भी करना है तब आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला, आपका बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है? सिर्फ पढ़ाई नहीं, पूरा प्रोफाइल आपका क्या है। नंबर 2, आप अब्रॉड में क्यों जाना चाहते हो? प्योर क्वेश्चन, ठीक है ना? पढ़ाई हो गई या तो काम हो गया या सही में सेटल ही होना है, कोई ना कोई रीज़न तो डिटेल में होगा ही होगा। और नंबर 3, उसके लिए आप अभी कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या बेस्ट टाइमलाइन होगा। अगर ये 3 चीज़ों को आपने सही तरीके से अलाइन कर लिया तो डेफिनेटली आप अब्रॉड में जाके कभी फेल नहीं हो सकते। सबसे पहली कंट्री समझते हैं यूएसए। यूएसए में अब टोटली गेम बदल चुका है। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो भी यूएसए जाना चाहता है उसको स्किल की गेम समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे कौन सी स्किल डिमांड में है और मैं पढ़ाई के बाद कौन सा पाथवे लेना चाहता हूँ, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यूएस में इसी वजह से जाना चाहेंगे बिकॉज इंडिया में उनकी पढ़ाई के बाद उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब ऐसी डिग्री वहाँ से लेके आएंगे, एक्सपीरियंस लेके आएंगे, एक्सपोजर लेके आएंगे, जिससे इंडिया में बैक टू पैवेलियन आने के बाद दे विल गेट अ 10x सैलरी और द वेरी गुड लेवल ऑफ द प्रोफेशन। तो आपको अगर यूएस जाना है तो आप मास्टर डिग्री को ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज उसमें जो बेनिफिट्स है वो आपको होम कंट्री में वापस आने के लिए भी, पीछे जॉब के लिए भी अलाउ करेंगे, या तो आप वहाँ जाके सेटल होना चाह रहे हो तो आपको पूरा पाथवे भी मिलेगा। बट हाँ, उसके लिए समझना आपको ये भी है कि आप जब मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो कौन से डिवीजन में जा रहे हो। जैसे हो गया हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, AI/ML, उसके बाद लॉ हो गया। इन सब फील्ड की वहाँ डिमांड ज़्यादा है, जबकि नॉर्मल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया या तो कॉमर्स ग्रेजुएशन हो गया या तो आप बोलेंगे कि मैं नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस करने जा रहा हूँ, उन सब चीज़ों की डिमांड अब वहाँ पे नहीं रही है। आप बैचलर डिग्री करने जा रहे हो, ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, बट आपको आपका फील्ड मेजर से लेके माइनर सब्जेक्ट क्या आप चूज करेंगे वो जानना जरूरी है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका यूएस में फैमिली होगा और उनको वहीं पे जाके सेटल होना है, तो वैसे कई बार ऐसे बच्चे यहाँ से कुछ भी पढ़ाई लेके चले जाते हैं और वहाँ ये सोचते हैं कि पहले उनके रिलेटिव्स गए थे, वो सेटल हो गए तो ये हो जाएंगे, बट अब ऐसा ज़माना नहीं रहा है। आपको अपनी जो चॉइस है वो बहुत ही वाइजली करनी पड़ेगी यूएसए के लिए। अब नंबर 2 पे आ रही है कंट्री यूके। यूके के बारे में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि यूके ने अब परमानेंट रेसिडेंसी बंद कर दी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सेटलमेंट देना बंद कर दिया, उनका जो इनडिफाइनेट लीव टू रिमेन ILR था वो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 5 साल से बढ़ा के 9 साल 10 साल कर दी। आपने ये सब न्यूज़ देख लिए, बट आपने यूके की वो अपडेट नहीं देखी कि अभी भी उनको इन डिमांड कोर्सेज कौन कौन से है। उसमें खास करके है फिनटेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीगल
और उसके अलावा कोर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, माइनिंग, मरीन, इन सब की वहाँ पे बहुत ही डिमांड है। बट बच्चे जब भी यहाँ से कोर्स वहाँ चूज करते हैं तो पढ़ाई के बाद, मतलब यहाँ इंडिया में आपकी पढ़ाई के बाद अगर आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप अपने फील्ड में कुछ एक्सपोजर के साथ वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जाके पढ़ाई के साथ मार्केट में डिमांड जो है उन प्रोफेशंस के पीछे पूरा रिसर्च करते हैं, देन ओनली इट इज़ वैल्यूएबल टू गो। तो यूके जितनी आपको इनकम देता है वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। तो यूके में एक चीज़ तो तय है कि आप पढ़ाई करने जाते हो, उसके बाद जो वर्क परमिट मिलती है उसमें आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 90% रिकवर काफ़ी बच्चे कर लेते हैं। पर सबका यही क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई के बाद जो स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है वो हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो इन सब फील्ड में इजीली कर पाएंगे जब आपके पास स्टडी प्लस वर्क एक्सपोजर इंडिया से ही होगा। अब बात करते हैं तीसरी कंट्री पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने सुना होगा कि इंडियंस के लिए उन्होंने वीज़ा के जो रूल्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। काफ़ी हद तक डिटेल स्क्रूटिनी होती है आपकी प्रोफाइल, फाइनेंस और फ्यूचर प्लान को लेके। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको क्रैक करना है तो पहले ये समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी मांग क्या रहा है और उनको इंडियन स्टूडेंट से प्रॉब्लम क्या है। तो दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। पहले तो इंडियन स्टूडेंट्स जब भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो प्रोफाइल में उनका अगर गैप होता है तो फेक कागज़ लगाते मत कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उसमें कैश में सैलरी दिखाते मत कीजिए। उसके अलावा आप फाइनेंस जो भी दिखाते हो वो वही रिक्वायरमेंट से अलाइन होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी मांग रही है। आप कहीं से भी सेटिंग करके कोई भी फाइनेंस दिखाते हो तो वो नहीं चलता। उन लोगों ने हर ट्रिक को अब पकड़ लिया है। तो ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे आपको क्लियर होना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 1 साल पहले आपको प्रोफाइल और फाइनेंस दोनों का अलाइनमेंट और रिक्वायरमेंट समझ के फॉलो करना है, तो ही 1 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन लग पाएगी। अब दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में रीजनल जो एरियाज है जो अंडर डेवलपिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इफोर्ट्स कर रही है। उसमें इंजीनियरिंग हो गया, फिर फिनटेक हो गया, उसके अलावा लॉ हो गया, अकाउंटेंसी हो गया और हेल्थ केयर। एडिशनली एक फील्ड है वो है टेक्नोलॉजी, बट एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर इन सब फील्ड के अंदर आप रिसर्च करके रीजनल एरिया में जाते हो तो आपको जो आउटकम मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट और सही से आपने फील्ड की जॉब पकड़ ली तो उसके बाद आपका 2 साल का एक्सटेंशन जो रीजनल में मिलता है और पीआर की पॉसिबिलिटीज़ रीजनल में ज़्यादा हो रही है। जो ऑलरेडी डेवलप सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी आपको कंपटीशन मिलेगी, तो वहाँ पे आपका ग्रोथ का पोटेंशियल या तो परमानेंट रेसिडेंसी के जो चांसेस है या तो फुल टाइम जॉब की जो बात है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वहाँ पे लिमिटेड लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं या तो ग्रो कर पाते हैं। अब बात करते हैं आगे की कंट्री जो हो गई न्यूजीलैंड। यस, न्यूजीलैंड ने बाकी सभी कंट्रियों के सामने अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव अप्रोच इस बार 2026 में दिखाया है। उसने काफ़ी हद तक ये बोला है कि उनको नए इमिग्रेंट्स चाहिए, नए स्टूडेंट्स चाहिए, नए वर्कर चाहिए। तो न्यूजीलैंड में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसकी एजिंग पॉपुलेशन और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने न्यूजीलैंड से माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में कर दिया और कोविड के बाद काफ़ी साल तक न्यूजीलैंड ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे। तो यहाँ पे एक बेनिफिट की बात है कि न्यूजीलैंड में अगर मास्टर डिग्री आप करने जा रहे हो तो 1 साल की पढ़ाई पे भी 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है और ख़ास करके उसमें ये बेनिफिट अगस्त मंथ से शुरू हो रहा है, अगस्त 2026 में, कि पढ़ाई के बाद आपको फील्ड की जॉब मिल जाती है और मीडियन वेज जो उन्होंने आपके ऑक्यूपेशन पर डिफाइन किया है वो मिल जाता है। then you will be able to apply for the permanent residency or the residence permit। उसमें कौन कौन से फील्ड डिमांड में है? ऑफ कोर्स कोर अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट में फिनटेक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हो तो फिलोसॉफी को लेके भी उनके पास काफ़ी सारे कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले कोर्सेज हैं। फिर कोर इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वो भी डिमांड में है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। उनके पास अभी हर फील्ड में एक डिमांड सी बनी हुई है। बट मेक श्योर कि न्यूजीलैंड का जो गोल आप रखते हो तो कई बार उनकी एप्लीकेशन में आप ऑस्ट्रेलिया जैसा ही एक
ट्रेंडिंग बिहेवियर देखेंगे कि वो भी आपके फंड के सोर्सेस को या तो आपने जो भी आपका प्रोफाइल में गैप है उसके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को बहुत बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काम ऐसे ही करना है। समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया का 80% स्क्रूटिनी लेवल न्यूजीलैंड में आ चुका है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने लास्ट 2 साल से इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर कैप लगाया हुआ था, बिकॉज उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो इनटेक था उसको लिमिट करना था। बट अब 2026 में वो कैप काफ़ी हद तक हटता हुआ दिख रहा है। अब वो लोग क्लियर या तो सेट हो चुके हैं या तो आप बोल सकते हो रीसेट हो चुके हैं, बिकॉज अब उनको पता है कि उनको कैसे स्टूडेंट चाहिए। उन्होंने अपना PGWP एलिजिबल जो लिस्ट है उस पर भी काफ़ी कोर्सेज को ऐड कर दिया है और उसकी जो डिमांड है वो अब कैटेगराइज क्लियरली हो चुकी है। जैसे आप कनाडा में ट्रेड है, टेक्नोलॉजीज में कोर इंजीनियरिंग है, उसके बाद फाइनेंस के कोर्सेज है, सप्लाई चेन के कोर्सेज है। उसके अलावा अगर आप सोशल स्टडीज से बिलोंग करते हैं तो भी उनके पास सब डिवीजन है जहाँ पे उनको प्रोफेशनल्स की नीड है। तो पढ़ाई के बाद वर्क परमिट और वर्क परमिट के बाद PR, अगर 3 साल में आपको ये पाथवे क्लियर करना है तो एक ही कंट्री वर्ल्ड में अभी भी फेमस है, वो है कनाडा। कनाडा में जाने के लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपका जो कोर्स है वो PGWP अलाइन होना चाहिए, मतलब पढ़ाई के बाद आपको वर्क परमिट मिलनी चाहिए। दूसरा, आप जो जगह पे पढ़ने जा रहे हो वो अगर अंडर डेवलपिंग है तो कनाडा में उसके बेनिफिट ज़्यादा है, बिकॉज गवर्नमेंट अंडर डेवलपिंग या तो रूरल या तो स्मॉलर टाउन्स को डेवलप करने में लगी हुई है। और नंबर 3, अगर आपका गोल PR लेना है कनाडा में तो आपको PR का पाथवे और उसके जो रिक्वायरमेंट या तो जो उसके रूल है वो पहले से ही पता होने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट को आपने ढंग से फॉलो किया तो कनाडा आज भी वर्ल्ड की वो बेस्ट कंट्री है जहाँ पे पढ़ाई, उसके बाद काम और उसके बाद सेटलमेंट, तीनों चीज़ें आप 3 से लेके 4 साल में अभी भी अचीव कर सकते हैं नए रूल के हिसाब से भी। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट में जो है यूरोप। यूरोप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट हो गया आयरलैंड और दूसरा पार्ट हो गया रिमेनिंग यूरोप, बिकॉज आयरलैंड इज द ओनली कंट्री इन द यूरोप विच इज इंग्लिश स्पीकिंग। वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट येस यहाँ पे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इन दोनों की काफ़ी हद तक डिमांड है। और आपका जो प्रोफाइल है वो कॉम्पिटिटिव या तो हायर प्रोफाइल होना चाहिए, वरना यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो सेलेक्ट नहीं कर रही है। हम प्राइवेट की बातें नहीं कर रहे हैं, बिकॉज प्राइवेट में ग्रोथ इतना होता ही नहीं है। और नंबर 2, यूरोप में अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी हैं तो जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क ऐसी कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इटली, तो जहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पर सेकेंड लैंग्वेज कई बार इंडियन बच्चे नहीं सीखते या तो उसको अवॉइड करते हैं और फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी है तो यूरोपियन कंट्रीज आर अगेन द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू हैव क्लियर पाथवे टुवर्ड्स योर चोजन फील्ड एंड द डिमांड ऑफ दैट फील्ड इनटू दैट कंट्री। बिकॉज यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारे ये बेनिफिट है कि अगर आप एक कंट्री से पढ़े हो तो काम दूसरी कंट्री में जाके कर सकते हो अगर आपके फील्ड की डिमांड है तो। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये वैल्यू मिल रही है कि आपको अभी 2026 में कौन सी कंट्री, कौन सी प्रोफाइल पे, कौन से पर्पस के लिए चूज करनी चाहिए और आपका एंड गोल कहाँ पे इजीली अच्छे ROI के साथ अचीव हो सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।